Okay, in last class we have completed economic growth, economic development, their differences and inclusive growth in detail. But now we are going to discuss few very important terms which are very important from exam point of view, like human development, human resource development, then sustainable development. Why these terms are very important? When you see the previous year papers, you will be able to identify that sometimes UPSC asks definitions of the terms. Like क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अब देखो, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा है, आपको डेफिनेशन चारों की ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टेटमेंट दिया होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का दिया होगा, सस्टेनेबल का दिया होगा, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा होगा तो ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्शन में होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट का होगा, सस्टेनेबल का होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा. सो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. सो अब जो क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हर टर्म को अच्छे से करना होगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है. सो सबसे पहले हम इनको समझेंगे अच्छे से, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड आफ्टर दैट हम इनका डिफरेंस लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड उनके डायमेंशंस. उसके बाद फिर स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर. जैसे लास्ट क्लास में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बट अभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस बेसिस पे मेजर होता है उसके पैरामीटर्स बाकी हैं हमारे. सो होप करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर किया होगा, तभी आपको ये डिटेल में आएगा. जो लोग एब्सेंट थे ऑफलाइन क्लास में, वो लोग तो मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आ ही गया होगा, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, देन ओनली इसको कीजिए, बहुत डिटेल में आपको समझ आएगा, ठीक है. सो सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर कर ही रहे हैं. सो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन 2 टर्म्स को हम देखेंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, और फिर लास्ट क्लास में मैंने मेंस में आंसर कैसे लिखना है उसको भी डिस्कस किया हुआ है. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि ओवरऑल एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. मतलब जैसे सपोज कीजिए, इसके यूएनडीपी ने भी इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ जाने चाहिए. जैसे कि सपोज कीजिए, ह्यूमंस के पास जब चॉइसेस ज़्यादा होंगे, ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल होंगे, तो उनका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए, अगर एक ही कंपनी होती दुनिया में, ठीक है, एक ही फॉर्म होता, तो आपको जॉब कंपल्सरीली वहीं पे करना पड़ता. वो आपके इंटरेस्ट का हो या ना हो, बट आपको वहीं पे करना पड़ता, तो आपका डेवलपमेंट कहाँ होगा. बट अब वेरियस फॉर्म्स हैं, वेरियस कोर्सेज हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं. आपके पास चॉइस है, बेस्ट ऑप्शंस हैं, आप ये लेना चाहो, वो लेना चाहो, जो आप करना चाहो, तो इससे आपका एक डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है. तो आपके पास चॉइसेस बढ़ जाने चाहिए. तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, जब आप स्किल के फॉर्म में, हैप्पीनेस के फॉर्म में, ओवरऑल जब आपका डेवलपमेंट होगा, तभी हम बोलेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है. एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी ओवरऑल हैप्पीनेस, ठीक है, सब कुछ में आ जाता है. दिस इज मोर ब्रॉडर term in comparison to human resource development, because in human resource development, see, humans जो है ना, ये भी एक रिसोर्स है. अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते तो कोई भी फैक्ट्री चल पाती, आप पढ़ पाते हैं. हम टीचर भी आपके लिए क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्स का काम है. मैं आपके लिए रिसोर्स हूँ, ठीक है, आप मुझसे नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं अभी, ठीक है, तो मैं आपके लिए रिसोर्स हूँ. तो ह्यूमन बीइंग भी किसी ना किसी के लिए रिसोर्स है. और जैसे बड़ी जो भी फैक्ट्रीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, वहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, वो रिसोर्स हैं. तो अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना होगा। और उन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप सोचिए, दो
पर्सन है, ठीक है, दोनों के 80% आए हैं, ठीक है, जो भी ग्रेजुएशन है उनका, उसमें एक के पास प्रॉपर स्किल है, दूसरे के पास स्किल नहीं है, बिकॉज एक ने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है अपने और दूसरे ने नहीं किया हुआ है। तो जिसकी स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी उसे ईजिली जॉब मिलेगी, ठीक है, उसके लिए इश्यूज नहीं होंगे। तो ऐसे बंदे को तुरंत जॉब मिल जाएगी, और जिसके पास स्किल नहीं है उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके स्किल वेरियस प्रोग्राम्स, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जिसमें हम एक इंडिविजुअल को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल जब इम्प्रूव होंगे तो ओवरऑल एनहेंसमेंट होगा, ठीक है। सो ह्यूमंस को जब उनके स्किल के अंदर डेवलपमेंट मिलता है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड स्किल और परफॉर्मेंस, यानी एक तरीके से बोल सकते हो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक छोटा सा एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत कुछ ले लेता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम HDI यूज़ करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ें हम देखेंगे स्कूल एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि लोग कितने साल स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन कैसा है। तीसरा हम पर कैपिटा इनकम पे भी बात करेंगे। सो हम सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट में देखते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम सिर्फ वर्कर्स की या फिर जो भी ह्यूमन फोर्स है, लेबर फोर्स है, उन सब का स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सो बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, इंटर रिलेटेड, बट दे आर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट जब डेफिनेशन की बात आएगी तो। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें इंक्लूड है। लिमिटेड इन द सेंस हम यहाँ पे स्किल, ओवरऑल परफॉर्मेंस, इन्हीं की बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म, यानी इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे भी हेल्थ, एजुकेशन, फिर आपका पर कैपिटा इनकम, सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है। सो कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं, देन इनके बीच का डिफरेंस लिखते हैं। सो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट, हेडिंग डालिए ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें लिखिए UNDP हैज़ डिफाइंड इट। UNDP, देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टेटमेंट देता है ना, कोई डेफिनेशन देता है, तो वो तो एग्जाम में लिखनी है। UNDP ने जो डेफिनेशंस दी हुई हैं उनके आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे कहीं से भी, ठीक है। सो ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं इनको आप कभी नहीं छोड़ सकते, इनको तो अभी आपको एग्जाम में मेंशन करना ही है, ठीक है। सो लिखिए UNDP हैज़ डिफाइंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस, process of widening people choices as well as raising the level of well-being, as well as raising the level of well-being achieved, level of well-being achieved। आगे लिखिए अब यहाँ से कुछ टर्म, क्योंकि देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, सो हमें मेंस और प्रीलिम दोनों पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करनी है। सो हम आंसर्स तो लिखेंगे ही प्रॉपरली, ठीक है। ये डेफिनेशन आपका MCQ के लिए हो गया, ठीक है। इसके की फीचर्स भी अभी MCQ का पार्ट हो सकते हैं, बट अब जो लिखवा रहा हूँ वो मेंस में अगर ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का डिफरेंस आया, कंपैरिजन आया, या स्पेसिफिकली ह्यूमन डेवलपमेंट पूछा गया, तो आपको लिखना होगा। देखिए आपको है ना बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। यानी अगर आप, इतना कंपटीशन है, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्ली टर्म्स को नहीं समझेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट, ओके। सो लिखिए ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी, and well-being of individual within a society। Within a society। Next point, it encompasses various dimensions,
including physical, intellectual, emotional and social aspects. इसमें सब कुछ आ गया ना आपका, फिजिकल आ गया, इंटेलेक्चुअल आ गया, इमोशनल आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट फोकसेस ऑन improving people's capability. Human development focuses on improving people capabilities, expanding their choices and enhancing their quality of life. It takes into account various factors such as health, education, income, social inclusion and human rights. Next subheading, key features of human development. क्या फीचर्स हैं इसके? पहला, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. इट इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच. उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए. ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन डेवलपमेंट कंसीडर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज हेल्थ, education, income and social participation. Second, focuses on individuals. इसमें भी एक स्टेटमेंट लिख लीजिए. ये हेडिंग्स बता रहा हूँ. मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है फोकसेस ऑन इंडिविजुअल. उसमें लिखें It emphasizes improving the lives of individuals, empowering them to achieve their full potential. नेक्स्ट लिखिए, ब्रॉड मेजरमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट is measured using various indicators. Like HDI, which consists of life expectancy, education and income. जैसे कि मैंने बताया आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम. नेक्स्ट लिखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. HRD ब्रैकेट में. HRD primarily focuses on enhancing the knowledge, skills, abilities of individual within an organization or society. Within an organization or society.
नेक्स्ट, it is systematic and planned approach. It is a systematic and planned approach to developing human resources to meet current and future organizational need. Planned approach to developing human resources to meet current and future organizational need. Next point, HRD includes activities. HRD includes activities such as training, education, career development, performance management एंड टैलेंट मैनेजमेंट. ऑब्वियस है ये कंप्लीटली आपके स्किल पे काम करेगा, ठीक है, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपको काम ज़्यादा मिलने के चांसेस होंगे. सो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम सोच रहे हैं एंड उनका प्रॉपरली डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है. सो इसके भी की फीचर्स लिखिए, की फीचर्स ऑफ HRD ऐसे लिख लीजिए 3 सिंपल लाइन में. ऑर्गेनाइजेशनल फोकस, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फोकस. इसमें एक छोटी सी लाइन लिख लिए, टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड कम्पिटिटिवनेस. ओके, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इफेक्टिवनेस बढ़ाना है और ये कॉम्पिटिशन्स जो बढ़ रहा है वो इजीली उसको ग्रैब कर सके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है. नेक्स्ट है स्किल एनहेंसमेंट. सेकेंड है स्किल एनहेंसमेंट. जैसे स्किल इंडिया प्रोग्राम जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेट करती हैं, आप एग्जांपल में दे सकते हो. तो नेक्स्ट इसी में लिखिए, इट फोकसेस ऑन अपग्रेडिंग इंडिविजुअल नॉलेज. It focuses on upgrading individuals' knowledge, skills, and competencies, COMPETENCIES, to meet specific job requirements, or organizational goals. And the third one is strategic alignment. इसमें लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट. अब दोनों खत्म हो गए हैं, अगर अलग अलग आएंगे तो इस तरीके से लिखना है, डिफरेंस में आएंगे तो इन्हीं तरीके से अलग अलग की फीचर्स. नेक्स्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जैसे कि मैंने कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. एंड आप कहीं भी पढ़ के देख लीजिएगा, टीचर्स मोस्टली इसको स्किप कर जाते हैं या तो एक लाइन में ख़त्म कर देंगे, बट ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में. इनकी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ये सारे, बिकॉज स्किल बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है. सो लिखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज मोर ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स quality of life. Human development means quality of life. Quality of life is more comprehensive. Quality of life is more comprehensive or broader than the standard of life. More comprehensive and or broader than standard of life. ठीक है. सो ये आपका हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो ये ओवरऑल एनहेंसमेंट है, इसमें सब कुछ आ गया, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्पेशली टॉकिंग अबाउट स्किल. ठीक है.
सो ये यहाँ पे हम लोग सब कुछ स्किल रिलेटेड करते हैं, यानी ये एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली होता है। यानी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी कंट्री का अच्छा है, मतलब उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्किलफुल एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड आप जैसे कि आपको पता है जो लेबर फोर्स है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग इस पे काम कर लेना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, तो हमारे जितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री कोई बन ही नहीं सकती, बिकॉज हमारा लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा इतने हाई लेबर फोर्स है और उसको अगर हम स्किलफुल बना दें, देन मज़ा आ जाएगा, कंट्री अलग ही लेवल पे होगी। ठीक है, कोशिश चल रही है बट स्टिल देखते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट ओवरऑल एस्पेक्ट है। ठीक है, अभी हम बहुत पीछे चल रहे हैं एक्चुअली HDI में, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आजकल सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉल्यूशन की वजह से कुछ भी सस्टेन नहीं हो पा रहा। एक सिंपल डेफिनेशन पहले लिखिए, फिर हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में करेंगे। लिखिए, इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सब कुछ तो इजीली मिल जाता है, प्रॉपर नोट्स नहीं मिलता और बच्चे इसीलिए परेशान है कि पढ़ना क्या है। तो मैंने तो आपको कहा है मैं सारे सब्जेक्ट करवाऊंगा कवर अप। ठीक है, एंड बस आपको कुछ नहीं करना, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई टीचर ये नहीं बोल पाता है बट मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत मेहनत की गई है आपके नोट्स के पीछे। ठीक है, जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो वेरियस रिसोर्सेज से उठाए हुए हैं, सिलेबस को थरोली कवर किया हुआ है। ठीक है, सो इसलिए उसको प्रॉपरली बस रेफर कीजिए एंड फेथ रखिए चीज़ों में, तो ही हो पाएगा। 10 रिसोर्सेज पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो भी कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, अब हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? देखिए, कभी भी वर्ड आए ना सस्टेनेबल, यानी हम ये सोच रहे हैं कि वॉट एवर द रिसोर्सेज वी आर हैविंग, वॉट एवर द रिसोर्सेज वी आर हैविंग, उनको हम यूज इस तरीके से करें कि हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए, प्रेजेंट नीड भी हमारी पूरी हो जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर। समझे? यानी हम उन्हें खत्म ना कर दें। जैसे पेट्रोल का आया था 2050 तक हम उसे खत्म कर देंगे यूज करके, तो यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने कुछ छोड़ा नहीं। अभी की हमारी नीड्स तो हमने पूरी कर ली, बट फ्यूचर जनरेशन का क्या, उनके लिए तो हमने कुछ छोड़ा नहीं। यानी अब हम जो यूज़ करेंगे, जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करेंगे, उनको सस्टेनेबल वे में करेंगे, यानी ताकि जो फ्यूचर जनरेशन की जो भी आगे आएगी उनके लिए कोई भी इश्यूज ना हो, उनके लिए भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना ज़्यादा भी रिन्यूएबल और ये सारी एनर्जीज पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल जो है वो ख़त्म ना हो 2050 तक, ताकि फ्यूचर जनरेशन को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो सस्टेनेबल बहुत बड़ा रोल हो गया है। सस्टेनेबल, सस्टेन यानी रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज़ करना है कि जो प्रेजेंट नीड भी पूरी हो जाए एंड फ्यूचर के लोगों को इश्यूज भी ना है। जैसे इसके लिए काफ़ी सारा देखो, आप एक मोदी जी ने वो भी कहा था कि अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ जो अपनी लिविंग स्टाइल है, अगर उसमें थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बोला था। तो अगर PM कुछ भी बोलते हैं तो वो हमेशा सोचा करो, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो उन्होंने बोला था कि अगर हम अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करें, ठीक है, तो उससे हम काफ़ी सारा ये हेल्प कर सकते हैं जो कंट्री है हमारी, उसके डेवलपमेंट में, जो रिसोर्सेज हैं उसको बचाने में। जैसे एग्जांपल, हमें यहाँ एक सपोज़ करो हमें हमारी घर से 50 to 100 मीटर दूरी पे एक शॉप है ना, स्टिल हम बाइक प्रेफर करते हैं। ठीक है, उससे स्कूटी से जाते हैं तो पेट्रोल हम नहीं बचा रहे। अगर यही हम वॉक करके जाएं तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्लस पेट्रोल रिसोर्स भी बच जाएगा, यानी फ़ायदा है बहुत सारा। यानी छोटी छोटी लिविंग स्टाइल्स को हम चेंज करके जो हमारे घर में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उससे हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, वेस्ट को फेंका ना जाए, यूज़ किया जाए। वैसे भी इंडिया काफ़ी यूज़ करता है, जैसे टूथब्रश को हम ब्रश करने से लेकर नाड़ा डालने तक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सो इंडिया तो इसमें माहिर ही है, बट स्टिल हमें जो छोटे छोटे रिसोर्सेज अगर हम बचा सकते हैं कहीं से, तो हमें बचाना है ताकि फ्यूचर की जो जनरेशन है उनको इशू ना है, सस्टेन करके रखना होगा। तो पता चला सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो लिखिए, इट रिफर्स टू दैट प्रोसेस
It refers to that process of economic development. It refers to that process of economic development which can be sustained in future, which can be sustained in future, which can be sustained in future. एक और डेफिनेशन लिख लीजिए या नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ मोड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू अ मोड of development. Sustainable development refers to a mode of development that meets the needs of present generation, that meets the needs of present generation without compromising the ability of future generation, without compromising the ability of future generation to meet their own needs, to meet their ओन नीड्स. समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बोला? वही चीज़ कि हम प्रेजेंट में देखो, आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसे पढ़ा देते हैं, ठीक है, फटाफट लेक्चर्स खत्म कर देंगे एंड नोट्स आप पीडीएफ के फॉर्म में लिख लेना. अब वो कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है. हैंड रिटन नोट्स हमेशा बेस्ट होते हैं. आप लिखिए, लिखने से मत घबराइए, ठीक है. जैसे मैं लिखवा रहा हूँ तो आप ये मत सोचिए कि कोई और लिख रहा होगा मैं जेरोक्स करवा लूँगा, आपका फ्रेंड लिख रहा है मैं जेरोक्स करवा लूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. आप जब लिखते हैं ना, तीन चीज़ें एक साथ अगर होती है ना तो वो दिमाग में बैठ जाती हैं अच्छे से. जैसे कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम पे आप सुन रहे हैं प्रॉपरली और सुन के वही चीज़ लिख रहे हैं. समझना, सुनना, समझना एंड देन लिखना, सेम चीज़ को एट ए टाइम वो चीज़ें एंटर हो जाती हैं, क्योंकि सेम चीज़ तीन तरीके से हमारे अंदर जा रही है, ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू राइट द थिंग्स बाय योर ओन सेल्फ, ठीक है. किसी और ने लिखा होगा उससे जेरोक्स करा लेंगे या नोट्स कहीं डाउनलोड कर लेंगे. ये तो सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा, बट हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं, क्योंकि देखो नोट्स में तो हम लिमिटेड चीज़ें, जो भी स्टाफ है वो सब लिखता है, बनाता है, ठीक है. बट यहाँ पे जब मैं क्लास में आपको नोट्स लिखवाता हूँ तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो मैं खुद से देता हूँ, जो नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे. प्लस सो लिखना बेनिफिशियल है. एंड मेन पर्पज़ क्या है यूपीएससी का? एमसीक्यू इज़ नॉट द ओनली पर्पज़, ठीक है. हमें खाली प्रीलिम थोड़ी क्लियर करना है. आवर मेन टारगेट इज रैंक. सो मेंस भी लिखना है हमें, और मेंस पूरी थियरी है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे में, थियरीज में, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स के पेपर हैं या फिर अलग अलग जो सब्जेक्ट्स आएंगे, सो राइट डाउन नोट्स प्रॉपरली यार, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको, बहुत हेल्पफुल है. घबराइए मत लिखने से, बस लिखिए अच्छे से, क्योंकि यही तो लिखना है आपको. सिलेबस ऐसे तो कवर करना है, आपके नोट्स सही से होने चाहिए, बस उसको फिर थरोली देख लीजिए. सो नेक्स्ट, इट एम्स to strike a balance between economic growth, environmental protection. It aims to strike, एम्स से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं प्रीलिम में. It aims to strike a balance between economic growth, environmental protection and social progress. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. देखिए, अब 1987 में इसकी एक और डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया ना, उसमें लिख लीजिएगा, या फिर आप एक बार और लिखना है तो लिख लीजिए. अच्छा, मैं जो ऊपर मैंने आपको लिखवाया ना कि डेवलपमेंट रिफर्स टू अ मोड ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्राइज, ये जो स्टेटमेंट है ये यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने दिया था 1987 में. लिख लीजिए, यूएन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987. ठीक है. So some key points regarding sustainable development. पहला लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स.
उसमें लिखिए द यूनाइटेड नेशन हैज सेट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमको पता है कि यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने 17 गोल्स दिए थे, सस्टेनेबल गोल्स, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज अ पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा, एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। This goals covers a wide range of issues such as poverty eradication, quality education, clean energy, sustainable cities, climate action, etc. Second, environmental conservation. Second, environmental conservation. It requires the conservation and sustainable use of natural resources. Environmental conservation में लिखिए, it requires the conservation and sustainable use of natural resources. थर्ड, सोशल डेवलपमेंट। थर्ड लिखिए, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट also emphasizes social equity, inclusivity and empowerment. Okay, next, economic growth and sustainability. There are few indicators for sustainable development like green GDP। ठीक है, ग्रीन जीडीपी बहुत बड़ा टर्म अभी चल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, हम सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। बट सबसे पहले लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, उसमें लिखिए टॉपिक्स लाइक ग्रीन इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। टॉपिक्स लाइक ग्रीन इकोनॉमी, circular economy, sustainable agriculture, industrialization, and sustainable business practices are relevant in this context. Next, international agreement and initiatives. International agreements and initiative. ऑब्वियस है, एग्जाम्पल में लिख दीजिए पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके एनवायरनमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड इनिशिएटिव लाइक क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। इनिशिएटिव लाइक क्लीन इंडियन मिशन, ब्रैकेट में लिखिए स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। एंड लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करंट में हमेशा रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए इसको इतना डिटेल में लिखवा रहा हूँ बिकॉज ताकि आप आंसर में लिख सको। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, छठा है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उससे सारे रिलेटेड टर्म्स मैंने लिखवा दिए हूँ। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इसमें भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये इंडियन गवर्नमेंट की वजह से। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्मार्ट सिटीज मिशन,
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एक्सेट्रा। ओके, सो एक दो पॉइंट और, ये तो हो गया आपका। अब लिखिए उसके फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्रीज इन रियल जीडीपी, सोशल वेलफेयर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, देखिए रियल जीडीपी बढ़ना आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बताएगा। ठीक है, फिर जो आपका सोशल वेलफेयर बढ़ना आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताता है, और उसके साथ अगर आप एनवायरनमेंट भी बचा लो तो आपका वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ। यानी समझे आप, देखो तीन चीजें मैंने लिखवाई, फीचर्स में तीन चीज लिखवाई। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन फीचर्स होंगे स्पेशली। पहला, इंक्रीज इन रियल जीडीपी, ये आपको क्या बता रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसे लिख लो साइड में। सेकंड हमने क्या लिखा? सोशल वेलफेयर, ये आपको क्या बता रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एंड थर्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट तभी तो बोलोगे जब सारी चीज़ों में हो रहा हो। देखो एक तरफ हम रियल जीडीपी बढ़ रही है, दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है, और साथ में अगर एनवायरनमेंट भी कंजर्व रह जाए, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शो कर रहा है। ये तीनों चीज़ अगर साथ में होंगी तो फिर इकोनॉमी बहुत जोरदार होगी, वो कंट्री बहुत ही प्रॉपर होगी। ये तीनों चीज़ें सही जानी चाहिए। पहला आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बता रहा है, दूसरा आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता रहा है, एंड तीसरा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रहा है। इसलिए हमने इसको फीचर्स में लिखा। ऐसे लिख लो आप एरो कर करके तीनों के नाम। इसके डायमेंशन हम ऑलरेडी अभी लिख चुके हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन, एनवायरमेंटल डायमेंशन एंड सोशल डायमेंशन। इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखो, इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें पहला लिखो ग्रीन जीडीपी। ये टर्म आ जाएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी, 4 स्टेटमेंट दे देंगे बड़े बड़े। ठीक है, सो ध्यान से देखना इसको। लिखो, इसमें भी एक दो पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे हमको। इट इज द जीडीपी एडजस्टेड, ग्रीन जीडीपी में लिखो, इट इज द जीडीपी एडजस्टेड for the cost of, it is the GDP adjusted for the cost of environmental degradation, ओके। सो मतलब क्या हुआ इसका, जो अभी हमने लिखा? देखो ऑब्वियस ही चीज़ है, जो हमारा कन्वेंशनल जीडीपी है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब जब ये हमारी जीडीपी बन रही होती है उस वक्त कुछ नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल को कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो उनको ठीक करने के लिए कुछ कॉस्ट जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल जीडीपी है उसमें से जो हमारा एनवायरमेंटल नुकसान हो रहा है या जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं उनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और जो जीडीपी बचेगी उसे बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। सो राइट डाउन वन मोर डेफिनेशन इसके टर्म्स में लिखो आप। ग्रीन जीडीपी इज एन इंडिकेटर
Green GDP is an indicator that subtracts the cost of natural resource depletion, that subtracts the cost of natural resource depletion and environmental degradation from the conventional GDP of a country, from the conventional GDP of the country. It is also known as environmentally adjusted domestic product. It is also known as environmentally adjusted domestic product. सेकंड इंडिकेटर लिखो, जेन्युइन सेविंग, जेन्युइन सेविंग, GENUINE। जेन्युइन सेविंग क्या है, रियल में सेविंग क्या है? तो देखो ग्रॉस सेविंग, हमारी रियल सेविंग क्या है जिसे हम जेन्युइन सेविंग बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस सेविंग माइनस क्या क्या चीजें हमें सेपरेट करनी चाहिए। देखो एक तो जो भी डेप्रिशिएशन हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन मेड कैपिटल में, ठीक है। अब हर साल कुछ ना कुछ तो डेप्रिशिएट हो रहा है और कुछ डेप्रिशिएशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज में, जो हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट है उसमें भी डेप्रिशिएशन हो रहा है। सो डेप्रिशिएशन इन मैन मेड कैपिटल, इसको यहां लिखता हूं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ग्रॉस सेविंग में से जो हमारी ओवरऑल सेविंग है माइनस डेप्रिशिएशन इन मैन मेड कैपिटल, जो भी डेप्रिशिएशन हो रहा है, टोटल डेप्रिशिएशन एक तो मैन मेड में हो रहा है प्लस डेप्रिशिएशन इन नेचुरल कैपिटल या नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। लिख लो इसको बस ऐसे, जेन्युइन सेविंग इक्वल टू दिस। तो यानी इसमें भी हमने जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कंसिडरेशन में लिया हुआ है, ठीक है। अब क्यों ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्यों हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या क्या इसके थ्रेट्स हैं। तो पहला डिप्लेशन इन रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। सेकंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम में आ रहा है। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हम फेस कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी तीन इश्यूज हैं। सो लिखो थ्रेट, थ्रेट लिखो, थ्रेट, थ्रेट में आप लिखो पहला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिख लो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा डिप्लेशन इन रिसोर्सेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमको पता ही है प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कितनी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। दूसरा, ये सब डिटेल में हम एनवायरनमेंट में कवर अप कर लेंगे। दूसरा डिप्लेशन इन रिसोर्सेस, एंड तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप सॉल्यूशंस भी लिखने पड़ेंगे, तो लिखो मेजर्स, सॉल्यूशन में लिखो ये तीन थ्रेड्स, थ्रेड्स ऐसे लिख लो, सॉल्यूशंस में लिखो एक दो पॉइंट्स, क्योंकि हमेशा आपको कंक्लूजन तो देना पड़ेगा फाइनली कि आप आगे क्या करना चाहिए। सो लिखो फर्स्ट, we should use alternates of non-renewable resources, we should use alternates of non-renewable resources। obvious है, जो non-renewable energy है उनके resources जैसे solar energy, wind energy, example solar energy, wind energy। then second, in renewable resources also, in renewable resources also we need to take care of certain resources,
वी नीड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन रिसोर्सेज, जैसे वाटर है, ठीक है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, भले वो नेचुरल है बट आप हर बार उसको वेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रीजन है जो स्कार्स है जहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है। सो थर्ड, माइनिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिसाइकलिंग, माइनिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय रिसाइकलिंग। non-biodegradable waste should not be produced, example plastic, it should be stopped। अभी आपको पता ही है प्लास्टिक को लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ चली रही है कि प्लास्टिक को बैन करना है, ये करना है, बहुत सारी कंट्रीज ने इस पे रूल्स रेगुलेशन लगाए, इंडिया भी लेके आई है। थर्ड, देखो अब जैसे प्लास्टिक जब जब बैन होगा तब तक सबसे ज़्यादा बड़े ज्यूट बैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे, ठीक है, एंड इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एंड हम वन ऑफ द मेन कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश और इंडिया, ये दो ही प्रॉपर्ली ज्यूट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रो होगा। तो प्लास्टिक बैन होना हमारे लिए बेनिफिट है, अगर अदर कंट्रीज़ में भी होता है तो सबको इकोनॉमिकली जोड़ो, ठीक है, जो भी न्यूज़ में आ रहा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट बी एनहेंस्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट बी एनहेंस्ड, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सोच समझ के, क्योंकि देखो तुरंत प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, ठीक है, आप लोग ये चीज़ सोचिए कि प्रोडक्टिविटी तुरंत नहीं आएगी। जिन कंट्रीज़ ने या जिन स्टेट्स ने भी किया, जैसे भूटान ऑर्गेनिक होने गया, श्रीलंका ऑर्गेनिक है, तो श्रीलंका में ऑर्गेनिक सडनली लेके आए इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है, जो क्राइसिस हुए थे वो भी उसमें एक ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक रीज़न था, क्योंकि सडन आप इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो उसमें धीरे धीरे गवर्नमेंट को शिफ्ट होना है, एक साथ नहीं हो सकते आप, ठीक है। जैसे सिक्किम इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट माना जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट बी एनहेंस्ड। Next, poverty must be eliminated, poverty must be eliminated। Economic taxes should be there, example pollution taxes, carbon tax, pollution tax, carbon tax, ये सब आपको ऐसे में भी यूज होंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग आप ऐसे में भी लिख सकते हो, कोई भी टर्म में इकोनॉमी से रिलेटेड आता है तो। नेक्स्ट, पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी खत्म किया। तो हमने कितने टर्म्स खत्म कर लिए आपको पता है, फर्स्ट और अभी ये इन दोनों मॉड्यूल में। इसके पहले मैंने नेशनल इनकम भी कंप्लीट किया हुआ है, सो मॉड्यूल 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये मेरे ख्याल से 6th लेक्चर है इकोनॉमिक्स का। सो 6th है ना, हाँ 6th है, ओके। सो देखो हमने टर्म्स जो खत्म किए मॉड्यूल 2 में, इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया, ठीक है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया, दोनों के डिफरेंसेस देखे। देन इंक्लूसिव ग्रोथ, हमने इसको देखा और इसको बहुत डिटेल में लिखा भी है बिकॉज हमें मेंस में इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हमने ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ इतनी डिटेल में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सही से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि हमारा मॉड्यूल 2 का चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके इंडिकेटर्स, इसको हम मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ, बहुत सारे लोगों को सिर्फ HDI पता होगा, बट इनके अलावा भी और भी इंडिकेटर्स दिए गए थे, ठीक है। HDI सबसे बेटर है बट हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखिए, उसमें पहले समझ लेते हैं इसको, ओके। सो इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स देखो यहाँ पे मेजर हमें
कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में HDI तो उनमें से एक है, बट उनके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। सो पहला है आपका न्यू, अभी हम डिस्कस करेंगे, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। सेकंड है आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है। थर्ड है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मॉरिस ने दिया था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI, अभी लिखेंगे इसको। एंड लास्ट HDI, ठीक है। फिर HDI के अंदर भी सब हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट ये 4 अभी हमें समझना है। देखो न्यू जो है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। जो नेट इकोनॉमिक वेलफेयर है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है, पता है क्यों? क्योंकि ये एक अमेरिकन, पहले तो न्यू की बात करें तो इसको रफ करता हूँ मैं, ठीक है। ये 4 इंडिकेटर्स को अभी हम पढ़ेंगे। जो न्यू है नेट इकोनॉमिक वेलफेयर आपका, इसको दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअलसन ने। वो ऐसा मानते हैं कि आपका जो नेट न्यू है ये एक नया टर्म आना चाहिए, जैसे GDP GNP है, ठीक है। ये होना चाहिए GNP में से आप और कुछ चीज़ें ऐड करो जो नहीं होती हैं, जैसे वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ हाउस वाइफ लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, बट उनको वैल्यू कहाँ मिलती है। प्लस वैल्यू ऑफ लेजर, यानी जो फ्री टाइम होता है उसको भी इंक्लूड करो आप, ठीक है। कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करो, जैसे एक्सपेंडिचर इन सिविल एंड डिफेंस, क्योंकि ये तो वेलफेयर के लिए, तो इसको आप एंड कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये कुछ नया टर्म दिया था न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुअलसन ने। क्योंकि देखो हम ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे मेन हमारा मोटो जो है वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स मेजर करना है, ठीक है। हमें वेलफेयर तो बहुत अच्छे से मेजर करना है यहाँ पे। सो वेलफेयर हमारा मेन मुद्दा है, ठीक है। क्या? वेलफेयर किसका? ह्यूमन बींग्स का। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि GNP तो आपका सिर्फ ये कुछ हद तक आपका रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट ये प्रॉपरली नहीं करता, ठीक है। GDP तो बिल्कुल ही नहीं करता, ये थोड़ा बहुत, मैंने आपको जब पढ़ाया था GNP GDP तब भी मैंने बोला था कि ये थोड़ा बहुत क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर कर लेता है, बट बहुत पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। सो GNP में कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए। हाउस वाइफ सर्विसेज जो हैं उनकी जो वैल्यू है, क्योंकि उनको भी वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू ऑफ लेजर जो फ्री टाइम है उसका भी कुछ वैल्यू होता है। एक्सपेंडिचर जो सिविल्स एंड डिफेंस पे हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, ठीक है। और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को भी माइनस करो, आप उसको टोटल ग्रोथ में कैसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला आया था न्यू पे, तो इसको ऐसे ही लिख लो, इसमें कोई स्टेटमेंट खास नहीं है। सेकंड, रियल पर कैपिटा इनकम, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर ये क्या सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर है? सिर्फ इनकम से आपको डेवलपमेंट पता चल जाएगी? नहीं ना। प्लस दूसरी चीज़, नेशनल इनकम जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे टोबैको प्रोड्यूस हो रहा है, अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको भी NI में कंसिडर किया जाता है। जो विमल केस जो वहाँ केसरी आपके जो एक्टर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं उसमें, तो वो भी आपका नेशनल इनकम में ऐड होता है। बट क्या वो सारी चीज़ें ह्यूमन वेलफेयर के लिए? तो नेशनल इनकम में तो वो भी चीज़ें इंक्लूडेड हो रही हैं, टोबैको, अल्कोहल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर इसमें काउंटिंग में है तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ता है हमें, ये
प्रॉपरली ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो नहीं सही इंडिकेटर है। दूसरी चीज़, नेशनल इनकम से, अब रियल पर कैपिटा इनकम से आपको इनइक्वालिटी के बारे में कहाँ पता चलता है? जो इनकम है वो क्या सब तक पहुँच पा रही है, इनइक्वालिटीज़ दूर कर पा रही है? नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी प्रॉपर इंडिकेटर नहीं है। तो पहले ये लिखिए, फिर इसमें ये लिखिए यहाँ तक, फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखाता हूँ कि वाई रियल पर कैपिटा इनकम जो है आप, कैपिटल लिख दिया मैंने, कैपिटा पर कैपिटा इनकम जो है आपकी, वो एक्यूरेटली क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं बता पाती। तो उसके कुछ सब पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सो फटाफट ये दोनों लिखिए आप। आई नो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। मैंने बोला ना आपको 55 लेक्चर्स, 50 के नियर अबाउट लेक्चर्स होंगे, बट हाँ इतना है, ये करने के बाद इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप ये पूरा सही से कर लेते हो मेरे साथ ख़त्म, तो समझ लो कि आप इकोनॉमिक्स में अपर हैंड पे हो, ठीक है। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। सो टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ो यार, हो गया होगा। सो लिखो आप, it is not satisfactory indicator of human development. It is not satisfactory indicator of human development. Sorry, economic development, human development, not indicator of economic development, because first reason, it also include, national income also include production of tobacco, alcohol, etc. National income also include production of tobacco, alcohol, etc. which will not increase welfare, Next, it does not takes into account डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं बताता है, इनइक्वालिटीज, दैट इज इनइक्वालिटीज, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज इनइक्वालिटीज। एंड द नेक्स्ट वन इज, it is silent on the welfare dimensions, of economic development, like education, health, psychological well-being, political liberty, clean environment, etc. थर्ड लिखो आप, थर्ड, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसमें लिखो PQLI। ये देखो MD मॉरिस ने दिया था 1979 में, ठीक है, 1979 में, और इनके 3 कंपोनेंट थे, ठीक है। उसमें पहला है, लिखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है आपको पता है? लिखो, डेफिनेशन भी लिख लो, इज द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट, is the number of death of infant under 1 year of age, per 1000 live births, यानी 1000 बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है, पैदा हो रहे हैं, उसमें से कितने जो हैं वो 1 ईयर से कम में उनकी डेथ हो जाती है, 1 ईयर से कम एज में, वही आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है।
इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसमें एक स्टेटमेंट लिख लो, द IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR हैज़ डिक्लाइंड इन इंडिया ओवर द ईयर्स। सुधर तो रहे हैं, बट स्टिल बहुत हाई है। द IMR हैज़ इंक्लाइंड इन इंडिया ओवर द ईयर्स but remains higher than in many other countries, but remains higher than in many other countries। अभी रिसेंट रेट जो है वो इंडिया में 30 पर 1000 लाइव बर्थ है। IMR इन इंडिया इज 30 पर 1000 लाइव बर्थ, यानी 30 बच्चे 1000 में से 1 साल के अंदर मर जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी में भी डेफिनेशन लिख लो, इज एडल्ट लिटरेसी द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन aged 15 years and over, the percentage of population aged 15 years and over who can both read and write, with understanding a short simple statement, on his or her everyday life, ठीक है। तो इन्होंने 3 पैरामीटर दिए थे MD मॉरिस ने, PQLI में, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। पहला इन्फेंट मोर्टेलिटी था, सेकेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, थर्ड आपका एडल्ट लिटरेसी समझे क्या है? 15 ईयर की एज के ऊपर में कितने लोग रीड और राइट पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। तो इंडिया में तो है भाई, प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, एक अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें जो आपको वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो हमने डेफिनेशन लिखा कि लिटरेसी क्या नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं? यस, तो लिख लो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट हो सकता है ये, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में। ठीक है, कुछ भी आता है। जनरली लिटरेसी ऑल्सो एनकम्पासेस न्यूमरेसी, यानी नंबर भी इंक्लूड हो रहा है। लिटरेसी ऑल्सो एनकम्पासेस न्यूमरेसी, the ability to make simple arithmetic calculations, ठीक है। and the next indicator is HDI, most important indicator, Human Development Index। क्लियर हुआ आपको ये 3, न्यू, पर कैपिटा इनकम एंड PQLI। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो सबसे सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है। सो उसको हम यहाँ पे अब देखेंगे, HDI। चलिए, आज हेडेक बहुत ज़्यादा है। टाइम कितना हुआ? ठीक है। HDI थोड़ा और लंबा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसको काफ़ी डिटेल में और इसके और भी अदर सब 5 डायमेंशंस है। सो इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज हेडेक है, उस वजह से थोड़ा जल्दी क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। सो होप करता हूँ आप इतना तो अच्छे से आप लोग कर लोगे। ठीक है। एंड देखो, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ना, बहुत डिटेल में कर रहे हैं। सो डू योर नोट्स थरोली, जो भी लिखवा रहा हूँ उसी को 10 बार रिवाइज करो, आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आपके पास नोट्स भी आ जा रहे हैं, प्रॉपर आंसर राइटिंग भी हो जा रही है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है। सो प्लीज़ उसके रिस्पेक्ट करो एंड जितना हो सके उतना उसको प्रॉपरली बार बार रिवाइज करो। ठीक है। एंड मैंने कहा ना, बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा करने से पढ़ाई नहीं होती। प्रिफर ओनली वन रिसोर्स एंड डू इट थरोली। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो करो आप।
आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। HDI हमारा नेक्स्ट टर्म है, तो मिस मत करना कोई भी लेक्चर, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में HDI बहुत फेवरेट है UPSC का। HDI उसके अंदर भी सब 5 और पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जेंडर रिलेटेड पैरामीटर्स हैं एंड अदर हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड वो कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वो सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट लेक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो इसलिए बहुत ध्यान देना। सो हमारा होपफुली मान के चलो कि मतलब अभी इस मॉड्यूल को 2 और लेक्चर लगेंगे, यानी नेक्स्ट और उसके बाद एक, तो ये भी मॉड्यूल हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो और साथ में मॉड्यूल वाइज ही आप प्रिपरेशन करो एंड मॉड्यूल वाइज ही आपके टेस्ट में लूँगा। ठीक है, मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन एंड मॉड्यूल वाइज ही टेस्ट होंगे आपके। तो उससे क्या रहेगा ना कि आपके बर्डन पता नहीं चलेगा। आप मॉड्यूल खत्म करके आओ, टेस्ट दो, फिर 2 मॉड्यूल के एक साथ ले लेंगे, फिर 5 मॉड्यूल के एक साथ ले लेंगे। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। तो और दोनों पर्सपेक्टिव में हम प्रीलिम बेस्ड भी पेपर सॉल्व करेंगे एंड मेंस बेस्ड भी करेंगे। ठीक है, सो ये दोनों मॉड्यूल खत्म हो जाए तो मैं एक टेस्ट पेपर भी डिस्कस करूँगा क्लास में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।